ओके देखो भाई, अब रिकॉर्डेड हो गया। आप लोगों ने बताया इसलिए जो है रिकॉर्ड हो गया। बट देखे नहीं, बीमारी का नाम बताए नहीं कि आप लोगों के सामने जो है रिकॉर्डिंग शुरू हो चुका है। चलिए ठीक है। अब आपके सामने क्या आ गया, यानी कि H2O, HO2, H2O2, AB2, यानी कि हमने क्या कहा, बेसिकली एक के मास को फिक्स कर दो तो दूसरे का जो रेशियो निकलेगा वो हमेशा होल नंबर में निकलेगा। यही बात जो है यानी कि क्या कहता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि कोई दो एलिमेंट ले लो, उससे जितने बन सकते कंपाउंड बना दो, एक एलिमेंट का मास फिक्स कर दो, जो दूसरे का एलिमेंट का जो रेशियो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, होल नंबर में आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, लेकिन इसको बड़ा सा लॉ कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। जैसे मान लो कि आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, सपोज करो मैं आपको जो है क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से बनाना, फिर मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास इधर है नाइट्रोजन, इधर है मेरे पास ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने क्या करा कि इसके मास दे दिए N2O5 के। अब N2O5 का मैंने यहाँ पे दिया 28 ग्राम, तो यहाँ पे 80 ग्राम दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने 14 ग्राम दे दिया, तो यहाँ पे हमने कितना ले लिया, 16 ग्राम। सारे ग्राम ग्राम में मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ जाना है। यहाँ पे मैंने जो है कितना ले लिया, सपोज करो कि मैंने जो है 14 ग्राम ले लिया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 ग्राम हो जाएगा। ये मैं अपने से डाटा ले रहा हूँ, आपको ऐसा नहीं कि मैं कुछ लॉजिक सोच रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा, बस मैं लेते चले जा रहा हूँ। ये मैंने 56 ले लिया। तो ये, हाँ बोलिए बेटा, कुछ दिक्कत है। 56 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 128 ग्राम। ठीक है, अगर मैंने इसको कितना ले लिया, सपोज करो कि मैंने जो है 14 ले लिया, तो ये कितना हो गया, 40 ग्राम। अब क्वेश्चन क्या दिया रहेगा आपको, ये चीजें दी रहेंगी इस प्रकार से डाटा। क्वेश्चन क्या कहेगा, इफ मास ऑफ इफ मास ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, कितना फिक्स करना है, इक्वल टू 28 ग्राम। अब देखो, यानी कि आपके पास मान लो कि इस टाइप से जो है यानी कि क्वेश्चन आ गया, यानी कि उसने क्वेश्चन में क्या कहा है कि इसकी मास को आप क्या कर दो, फिक्स कर दो। अब इसकी मास को फिक्स कर दो तो यानी कि आपको रेशियो बताना है, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि इसको क्या करना है आपको, ऑक्सीजन का जो है रेशियो बताना है। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का रेशियो बताना है। अब यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि ऑक्सीजन के रेशियो को कैसे बता सकते हो, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपके सामने क्या है, यानी कि यह है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबके मास, क्योंकि नाइट्रोजन का मास सभी के लिए सेम नहीं है। अगर जब सभी का मास सेम नहीं है तो यानी कि इसका मास क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, मैं जो है पेन को चेंज कर देता हूँ, ताकि कि आपके सामने, ये ऑक्सीजन है, सॉरी ये नाइट्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। यहाँ पे मैंने जो है नाइट्रोजन ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया। अब ये 28 ग्राम चाहते हैं, यानी कि हर एक नाइट्रोजन का मास कितना होना चाहिए, 28 ग्राम होना चाहिए। ध्यान से सुनना, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों को बनाने के लिए। इसका मास कितना होना चाहिए, 28 ग्राम। तो हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 28 ग्राम था, तो 28 यानी कि ये भी कितना रह जाएगा, 80 ग्राम। लेकिन यहाँ देखो, यानी कि 14 है, होना चाहिए था कितना, 28। कितने से मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड कर दे, 2 से, कितना हो जाएगा, 28, और ये कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब उसी तरह से बताओ कि इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 2 से, यानी कि इधर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यानी कि कितना हो जाएगा, ये 28, और ये कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 56 है, यानी कि ज्यादा है, यानी कि तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 28, और ये कितना आ जाएगा, 64। और उसी तरह से ये कितना है, 20, यानी कि कितना है ये 14, तो यानी कि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 28, और यानी कि ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ, अब यानी कि देखो, ये मास तो सबका फिक्स हो गया, हमें एक एलिमेंट का मास फिक्स करना था, हमने एक एलिमेंट के मास को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब दूसरा जो है यानी कि क्या करना है, रेशियो निकालना। अब देखो, जिससे कट रहा हो कटा देना। 60 से कट रहा है तो यानी कि 16 85, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौके 64, 16 85। तो यानी कि ऑक्सीजन के एलिमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:2:3:4:5 हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको क्या कर लेना है, यानी कि जो है लिख देना है। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया या फिर से समझाऊं।
एक बार बता दीजिए मुझे कि एक बार फिर से समझाऊं या फिर समझ में आ गया मेरे को। जल्द देखो, शर्माना नहीं है बेटा, क्योंकि आप सीखोगे तो आप बढ़ोगे। हमें क्या दिक्कत है, कौन हमें जानता है ऑनलाइन के जमाने में, कोई नहीं जानता। तो आप पूछ सकते हो बेधड़क, आपको जब भी कोई डाउट लगे तो बिल्कुल पूछना है, ठीक है। ओके, फिर से मैं बता देता हूँ। एक ओके बार चलिए। रिपीट करवा दो। हाँ, ओके, थैंक यू बेटा, आप पूछने के लिए धन्यवाद। आप कम से कम जो है, हाँ, ओके चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि आपके सामने इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जनरली ये नीट में नहीं पूछते हैं, जनरली जेईई मेंस सब में पूछते हैं। वहां पे क्या करता है कि एक एलिमेंट का मास को फिक्स कर देता है, यानी कि आपको कहा कि यहाँ पे 28 है तो 28 यानी कि नाइट्रोजन का मास फिक्स करना है। लेकिन यहाँ सबका 28 तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबके मास को 28 में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। यानी कि सबका मास को हम लोग क्या करेंगे, 28 में कन्वर्ट करेंगे। अब जिससे मल्टीप्लाई करना हो, जिससे डिवाइड करना हो, यानी कि हर हाल में नाइट्रोजन के मास को आपको 28 करना है। इसकी चिंता छोड़ दो, क्योंकि इसका रेशियो निकालना है। अब यानी कि आपको फोकस किस पे करना है, नाइट्रोजन पे करना है। यानी कि जैसे भी हो, यानी कि आपको बेसिकली क्या करना है, नाइट्रोजन के मास को 28 करना है। तो हमने देखा पहले तो 28 था, तो हमें कहा कोई बात नहीं यार, 28 है तो तुम्हें चेंज ही नहीं करना है। लेकिन दूसरी केस में देखा हमने क्या है, यहाँ पे मास 14 है। हमने कहा कि इसको कितना करना है, 28, यानी कि 28 करना चाहिए, यानी कि हमको कितने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। यानी कि क्या करेंगे, 2 से तो 28 हो जाएगा। तो यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो यानी 32 लिख दिए। उसी तरह से यहाँ 14 था, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ कितना हो गया, 28 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ 56 ज्यादा था, तो हमने कम करने के लिए 28 करने के लिए क्या कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी हमने डिवाइड करने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ 14 था, तो इसको 28 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो यानी कि ये जो है रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। अगर जो ये रेशियो सेम आ गया, तो यानी कि इसका जो रेशियो निकलेगा क्या निकलेगा, 5:2, 2:3, 4:5। यानी कि इस प्रकार से इसका रेशियो आ गया। मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, शायद ज्यादा आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। सॉरी, आपके सामने एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। सपोज करो मेरे पास है कि H2O, HO2, H2O2, मैं एक और दो ऐसे भी अपने मन से लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे बन रहे हो। यानी कि H2O3, ठीक है। और मैं चलो 4 ही ले लेते हैं हम समझाने के लिए। आपको यहाँ पे जो है कहता है हाइड्रोजन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन दिया हुआ है, ठीक है। इसका मास दिया हुआ है 1, इसका मास दिया हुआ है 8, इसका मास दिया हुआ है 2, इसका मास दिया हुआ है 64, इसका मास दिया हुआ है 4, और इसका मास कितना दिया हुआ है 64, और इसका मास दिया हुआ है 1, और इसका मास कितना दिया हुआ है 24। ये मैंने ऐसे मान लिया। अब वो कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ ऑक्सीजन इफ, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द find the ratio of find the ratio of oxygen if hydrogen mass is mass of hydrogen, yeah, hydrogen mass is fixed equal to 2। अब यानी कि जो है, यानी कि हाइड्रोजन के मास को क्या कर देना है, फिक्स कर देना है। अब जैसे फिक्स करोगे तो कैसे लिखोगे, अब यानी कि देखो ये 1 है, यानी कि इसको 2 करना है, तो यानी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना देता हूँ। ये है आपका हाइड्रोजन, और ये है आपका ऑक्सीजन। अब यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16। अब ये 2 है 16। ये, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 और 64। अब यानी कि 2 से डिवाइड कर देंगे तो यानी कितना आ जाएगा, 2, और ये 2। कितना आ जाएगा, 32। अगर 32। ये यानी 32। कि मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यानी कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड 2 से, तो यानी कितना हो जाएगा आपके लिए जो है, हाँ वेरी गुड, बहुत बच्चे ने जो है बता दिया, यानी कि जो है 48। अब इसको कटा दो, किससे कट रहा है, अगर ये 16 से कट रहा है तो 16 1, 64 2 और 3, 16 2। यानी कि इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1:4:2:3 आ जाएगा। यानी कि आपके सामने जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, वेरी गुड, यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो, आर्यन सहगल बिल्कुल आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है। अगर जो किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, आगे बढ़े।
यस सर। हाँ, आपको इसी टाइप से आएगा, वो कभी भी जोड़ जो है डिवाइड और गुना करके जो है यानी क्या कर सकते हो, यानी कि उसको जिस चीज का क्या है, जैसे ऑक्सीजन का कहते हैं तो ऑक्सीजन का हम लोग क्या करते हैं, इक्वल करते हैं, तब हम हाइड्रोजन की चिंता नहीं करते, आपसे हाइड्रोजन का जो है रेशियो पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब हम लोग ओके, गे-लुसाक लॉ क्या कहता है, कहता है कि अगर टेम्परेचर प्रेशर अगर जो सेम रहेगा तो जो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो हमेशा फिक्स्ड आएगा। ठीक है, जैसे देखो हाँ, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसेस रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस प्रोडक्ट फॉर्म बियर आर सिंपल रेशियो। अगर जैसे मैं कहूं कि मेरे पास क्या कहता है, अगर जो टेम्परेचर प्रेशर सेम होगा तो जो उसके अंदर होंगे यानी कि जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा वो फिक्स आएगा। जैसे देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, H2 इक्वल टू 2H2O। इसको मैं बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो है आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को कहता कि इसका जो रेशियो होगा ना, इसको आप मान लेना जितना स्टिचोमेट्री दिया ना, आगे मैं बताऊंगा स्टिचोमेट्री क्या होता है, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम, और ये जो हो गया कितना वॉल्यूम हो गया 2 वॉल्यूम। अब यानी कि इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि कुछ भी दे सकता है यूनिट, मिलीलीटर दे सकता है, सेंटीमीटर दे सकता है, लीटर दे सकता है, जो भी दिया रहे। अब वो क्या कहता है, इफ वॉल्यूम ऑफ H2 इक्वल टू 40 ml दिया, 80 ml कर देता हूं मैं, 80 ml, मैं इसको रेज करके 80 ml कर देता हूं। ठीक है, आपके सामने है 80 ml। ठीक है, अब आपसे पूछता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, यानी कि किसका निकालूंगा मैं, यानी कि मेरे को वाटर का पूछ दिया। आप लोग फटाफट से निकाल सकते क्या, कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या होगा, एक बार ट्राई कीजिए फिर मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, कोई मुझे बता सकता है तो प्लीज बताइए। चलिए मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आप लोग अगला क्वेश्चन कर सको। ठीक है, देखो आपको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ, यानी कि दिया हुआ है हाइड्रोजन, यानी कि ये 80 ml दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो यानी कि 2 यूनिट की वॉल्यूम कितनी दी हुई है 80, तो 1 वॉल्यूम की कितनी आ जाएगी, 40 ml आ जाएगी। मेरी बात समझना ध्यान से, मैंने क्या कहा कि हाँ 2 वॉल्यूम की कितनी दी हुई है 180 दी हुई है। ठीक है, तो यानी कि अब यानी कि 1 वॉल्यूम की कितनी हो गई 40 हो गई। ठीक है, चलिए अब यानी कि 1 वॉल्यूम की 40 है तो 2 यूनिट की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 80 ml हो जाएगी, यानी कि क्या हो जाएगा, सेम ही आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, एक बार प्लीज मेरे को बताइए कि आपको ये बात समझ में आएगी या सर रिपीट ओके। कर दो। हाँ मैंने क्या कहा, हाँ देखो आपको जो, हाँ बिल्कुल एक मिनट, यानी कि मैंने क्या कहा कि अगर जो भी ये दिया रहेगा आगे, इसको स्टिचोमेट्री कहते हैं, अगर जो कुछ नहीं दिया रहता है तो क्या होता है 1 होता है। यानी कि रिएक्शन के आगे जो भी टर्म दिया हुआ है न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको आप क्या कहते हो स्टिचोमेट्री कहते हो। ये कितना हो जाता है 2, और ये क्या हो जाता है 1, और ये क्या हो जाता है यानी कि 2 हो जाता है। अब यानी कि क्या करना, कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाता है कि 2 वॉल्यूम की वैल्यू 80 दी हुई थी, यानी कि हमने मान लिया कि इसकी जो स्टिचोमेट्री है उतना वॉल्यूम है। अब जिस यूनिट में दिया यानी कि 2 से जाने में यानी कि 80 लग रहा, तो यानी कि एक वॉल्यूम का कितना होता है, अगर मैं कहूँ 2 वॉल्यूम का 80 यूनिट 80 ml दिया हुआ है तो 1 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा 40 ml हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे। हाँ, तो हमने कहा कि यहाँ पे भी 2 वॉल्यूम भी है, वैसे भी हमें समझ में आना चाहिए था कि 2 वॉल्यूम यहाँ भी है और 2 वॉल्यूम यहाँ भी है, तो यानी कि 80 ml होगा। लेकिन इन केस सेम नहीं होता, सपोज करो 3 आ जाता, जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपके लिए, तो आपको जो है ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। सपोज करो कि मेरे पास क्या है N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3, यानी कि अमोनिया बना रहे हैं। अब वो क्या कहता है कि इसकी जो है मास ऑफ, सॉरी वॉल्यूम, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, हम लोग जो है वॉल्यूम के टर्म में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ, आपको नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 60 ml। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ H2 एंड NH3, अमोनिया एंड हाइड्रोजन गैस, NH3 सॉरी। तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं, प्लीज मेरे को बताएं।
बिल्कुल जैसे पहले हमने बताया था वैसे ही करना है। अगर जब कोई निकाल सकते तो प्लीज बताइए। हम्म, कोई बता सकते हैं? आप लोग बहुत शांत शांत। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए आशीष, प्लीज टेल मी। अच्छा, मैं बोल के आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्या? ओके, तो आप क्या चाहते हैं? ओके चलिए ठीक है, मैं फटाफट से बता देता हूँ। बेसिकली आप लोग इस सवाल को बना लीजिए तब तक, वो रिपीट करवा दो। मैंने कहा कि गेल उसाक क्या होता है, यानी कि बेसिकली अगर जो टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दोगे तो जो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो फिक्स आएगा। जैसे हमने क्या कहा कि 2H2 और O2, यहाँ पे ये 1 को हटा ही दो, ये नहीं तो बाद में आप लोग जो है गलत, 1 है ये, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से जो है यानी कि क्या कर सकते हैं, यानी कि 2H2O2 है तो जो इसके आगे लिखा रहेगा वो स्टिचियोमेट्री होगा, तो ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 1 वॉल्यूम हो जाएगा और ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ H2 दिया हुआ है तो हमने कहा कि 2 वॉल्यूम का 80 ml है, तो यानी कि H2 पूछा था तो एक वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 40 ml हो जाएगा, तो 2 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 80 ml हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में जो है आशीष एक बार ध्यान से सुनो, मैं बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूँ, आप एक बार फिर से देख लीजिए। हमें जो है सबने बना लिया, कितना आंसर लिख रहे थे बताइए फिर से एक बार, मैं ध्यान नहीं दे पाया। ओके सर, चलिए ठीक है। अब देखो हमने क्या कहा कि मेरे पास जो है कोई आंसर बता रहे थे, बताओ फिर से एक बार रिपीट कीजिए। कोई आंसर बता रहा था, कोई नहीं बनाया है, चलिए मैं बना देता हूँ, कोई बात नहीं, आप डरिए नहीं। देखो बेटा, थ्योरी पढ़ के जो है नीट में नहीं जा सकते, ये बात याद रखना। आपको न्यूमेरिकल जो है करना ही पड़ेगा, ठीक है। बिना जो है न्यूमेरिकल किए नहीं बढ़ोगे। चलो अब हम लोग जो है बात करते हैं, आपको क्या दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 60 ml दी हुई है। यानी कि अगर जब मैं लिखूं तो यानी कि ये 1 वॉल्यूम है, क्योंकि जो स्टिचियोमेट्री में रहता है वही लिखते हैं, ये 3 वॉल्यूम है, और ये कितना वॉल्यूम है, 2 वॉल्यूम है, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब एक वॉल्यूम की 60 है तो ये H2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि 60 × 3, यानी कि कितना हो गया, 180। वेरी गुड महक शर्मा, बहुत बढ़िया। अब देखो यानी कि आपको किसका निकालना है, NH3 का। अब देखो एक वॉल्यूम का 60 है तो 2 वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, 60 × 2, यानी कि कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड महक, 120। किसी को कोई डाउट हो, सर मैंने भी ऐसे ही बोला था, वेरी गुड, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा बेटा। आप लोग ऐसा नहीं समझना कि मैं, कई बार क्या होता है मैं बनाने में लैपटॉप देखता हूँ तो मोबाइल नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि मेरे सिर्फ लैपटॉप पे स्क्रीन दिखता है मेरा, मेरे को भी ये नहीं दिखता है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ। बगल में बस मैं मोबाइल से मैं चैट देखने के लिए यूज करता हूँ, इसीलिए कई बार बच्चे का कई बार कमेंट मिस हो जाता है, कई सारी चीजें मिस हो जाती है, तो इसके लिए इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं एग्जैक्ट हर समय जो है मोबाइल नहीं देख पाता हूँ इसलिए, ठीक है। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम लोग जो है यानी कि आगे बात करते हैं। अब यानी कि आपको इसी टाइप से जो है यानी कि क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको क्या करना रहेगा, यानी कि सॉल्व करना रहेगा। आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। यस सर। यस सर। चलिए अब जो है यानी कि एवोगाड्रो लॉ की बात करते हैं। एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम, ये बात याद रखना, इससे जो है नीट में भी क्वेश्चन आया था। कैसे क्वेश्चन आया था भी जस्ट मैं कराता हूँ। देखो कहता क्या है एवोगाड्रो नंबर, कि अगर आपके पास 2 कंटेनर है, मैं ऐसे समझाता हूँ इसको। मान लो सपोज करो कि मेरे पास 2 कंटेनर है, ठीक है। ये कंटेनर है मान लो आप लोग के लिए, ये कोई कंटेनर है, ठीक है। अब यानी कि ये जो कंटेनर है, अब इस कंटेनर में मैंने कहा कि पूरे में, आपकी इच्छा हो पूरे में है, यहाँ पे मैंने क्या मान लिया कि ये 100 ml जो है H2 गैस है, H2 गैस। यहाँ पे मैंने मान लिया कि 100 ml जो है वो कौन सी गैस है, यानी कि O2 गैस है।
अब अगर जब मैंने टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस रखा, यहाँ भी टेम्परेचर मैंने 25 डिग्री सेल्सियस रखा, तो यानी कि टेम्परेचर और वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, और प्रेशर मैंने 1 atm रख दिया। ठीक है, यानी कि प्रेशर कितना रख दिया, 1 atm रख दिया। अगर मैंने ये सारी चीजें जो है रख दी, तो जो नंबर ऑफ एटम होंगे ना, यानी नंबर ऑफ एटम आप इसी बैच से हो, नंबर ऑफ एटम ऑफ H2 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O2। यानी कि बेसिकली कहता क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कि एवोगाड्रो कहता है कि अगर जब वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर दो कंटेनर का सेम होगा, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो जाएंगे वो सेम हो जाएंगे। वापस अपने जो है इस पे जाते हैं, देखो क्या कहता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये क्या करेंगे होंगे, यानी कि इक्वल नंबर ऑफ कंटेन करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये 100 ml ले लिया, और ये भी 100 ml ले लिया, और मैंने इसको भी मैंने क्या ले लिया, 100 ml ले लिया। ठीक है, अब मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रखा, यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस रखा, यहाँ भी 25 डिग्री सेल्सियस रखा, और एन 1 atm रखा। तो जितना नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का होगा, उतना ही नंबर ऑफ एटम क्या होगा, हाइड्रोजन का होगा, और उतना ही क्या हो जाएगा, यानी कि वाटर वेपर का होगा। यानी कि अगर जो टेम्परेचर प्रेशर सेम है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, और वॉल्यूम, तो यानी कि नंबर ऑफ एटम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन कराता हूँ, आपके एग्जाम में आया था, सॉरी, यानी कि मैं क्वेश्चन, सपोज करो कि मेरे पास क्या था, क्वेश्चन था नीट में जो आया था, वो कहता है कि 100 ml ऑफ H2 and O2 are kept in a same size of container, same size of container। ठीक है, यानी कि सेम साइज के कंटेनर का में रखता है, एंड, और वैसे भी यहां से पता लग जाता है कि 100 ml है, तो यानी कि वॉल्यूम भी सेम ही होगा। एंड if its temperature is 30 डिग्री सेल्सियस एंड वॉल्यूम इज, कितना दे दूं, वॉल्यूम इज में कितना दे दूं, वॉल्यूम तो दिया हुआ, सॉरी, मैं इसका दे देता हूं प्रेशर, एंड प्रेशर इज 2 atm। ऑप्शन आपके सामने था, मोल्स ऑफ, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ H2 इज ग्रेटर देन कंपेरिजन टू O2। दूसरा ऑप्शन था आपके सामने, यानी कि NO2 का मॉलिक्यूल्स ज्यादा था NH2 के कंपेरिजन में। सी, NO2 का मॉलिक्यूल्स जो बराबर था NO2 के, हाँ। और डी था नन ऑफ दिस। ठीक है, कोई मुझे आंसर बता सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा फटाफट से, मैं देखना चाहता हूँ सर कि, सी। वेरी गुड, सर हरीश शर्मा सी, वेरी गुड, सी अनुपम वेरी गुड, सी दीपक भारती वेरी गुड। यानी कि जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सेजल ठाकुर वेरी गुड, सी, यानी कि जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, सूर्यांश, स्पर्श, महक, समीर, वेरी गुड। आप लोगों ने सभी ने जो है यानी कि जो है बहुत जो है सही आंसर दिया है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जो है यानी कि जो है लिख सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं, यानी कि दीक्षित चौधरी, यानी कि सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है दीक्षित चौधरी। चलिए अब यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है इसकी सारी की सारी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यानी कि आपके सामने जो है इसी टाइप का अगर एक दो क्वेश्चन आए, लेकिन दिक्कत क्या आती है इसमें, कि आपको पहचानना आना चाहिए कि एवोगाड्रो लॉ लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक है, यानी क्योंकि आपको अगर ये नहीं पता लग पाएगा कि एवोगाड्रो लॉ
तो ये दिक्कत हो जाती है कि कैसे हम लोग पहचानेंगे, ठीक है। तो एवोगाड्रो लॉ कहता क्या है कि अगर जो टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स भी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जितने इसमें है ऑक्सीजन में उतने ही जो है हाइड्रोजन होंगे। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इसका जो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो वो देखते हैं इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। देखो ठीक है, यानी कि इसका जो एप्लीकेशन होता है, प्रोवाइड अ मेथड टू डिटरमाइन द एटॉमिक वेट ऑफ गैसियस एलिमेंट। अब गैसियस एलिमेंट का हम मास ऐसे तो निकाल नहीं सकते, तो यानी कि हम एवोगाड्रो लॉ से ही निकालते हैं, उसको वॉल्यूम फिक्स करते हैं, उसका टेम्परेचर फिक्स करते हैं, उसका प्रेशर फिक्स करते हैं, तो और इस प्रकार से नंबर ऑफ एटम निकाल लेते हैं। और एक एटम का मास आपको पता होता है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरी बात, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, ठीक है, यानी कि इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, यानी कि याद रखना है। क्यों, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो है मॉलिक्यूलर मास किसके टाइम हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी के बराबर हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसका जो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, मेरे पास जो है एक क्वेश्चन पेज ऐड कर देता हूँ। फाइंड द, क्वेश्चन है फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड if its vapor density is 45 ग्राम। क्या मुझे बता सकते हो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 90। हाँ, वेरी गुड। और कोई 90, और वेरी थैंक यू 90। हरीश सर, सेजल 90, हरीश 90, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर मेरे 90, महक 90, वेरी गुड। यानी कि क्या हो जाएगा, 90 ग्राम। क्योंकि मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ ताकि कि आप लोगों को दिक्कत ना रहे, ठीक है। अब देखो आपके सामने क्या है, यानी कि अब देखो हमें पता है जो मॉलिक्यूलर मास होता है एमएम जो होता है, वो क्या हो जाता है, 2 टाइम्स ऑफ वेपर डेंसिटी। इसका जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको जो है एग्जाम में जब दिया जाता है वो मॉलिक्यूलर मास ना देके वेपर डेंसिटी दे देगा। तो यानी कि आप क्या कर सकते हो, इसका निकाल सकते हो। आपकी जो वैल्यू दी हुई 2 इंटू 45, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90 ग्राम। जो भी दिया रहेगा ग्राम में अगर जिस चीज में दिया रहता है तो आप उस प्रकार से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। चले आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, ओके थैंक यू। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, द मेन पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी आर मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। यानी कि जो मैटर होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बने होते हैं, जिसको मैटर कहते हैं। एक्चुअली जिसमें ये बताया जा रहा था तो उसमें कहा था डाल्टन ने कि इसको हम ना काट नहीं सकते, इसको ब्रेक नहीं कर सकते, इसको जो है तोड़ नहीं सकते, इसीलिए जो यानी कि क्या हो जाएगा, ये इंडिविजुअल पार्टिकल है। लेकिन बाद में जो है यानी कि क्या हुआ, यानी कि जो है सबने जो है डिस्कवर किया। यानी कि आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी को और भी पता है यानी कि कोई और पार्ट? बेसिकली इसके 12 पार्ट्स होते हैं। आप लोगों को 3 ही पार्ट पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोन्यूट्रिनो, आइसोप्रोटोनो, क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, बोसॉन, अप क्वार्क्स, डाउन क्वार्क्स। इस तरह से जो है यानी कि जो है पता नहीं कितने टाइप के जो है यानी कि जो है ये होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, ये सारे के सारे जो है इंडिविजुअल पार्टिकल, उस समय के अनुसार से एटम इंडिविजुअल था, लेकिन आज के समय इतने सारे जो है पार्ट्स है, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। देखो कुछ सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी का जो सेकंड पढ़ोगे डाल्टन्स लॉ का, इन दोनों को मिला के वहां पे बनाया गया है। मैं इसको जो है एकदम बिल्कुल क्लियरिफाई कर देता हूँ। कहता है खुद सोचो कि अगर जो सेम टाइप का एलिमेंट होगा, यानी कि सेम टाइप का एलिमेंट का मतलब क्या हो गया, यानी कि हाइड्रोजन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, तो इसकी कलर भी सेम होगी, मास भी सेम होगी, इसकी सभी की सभी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, यानी कि जो है सेम हो जाएगी। अगर जो सभी की सभी सेम प्रॉपर्टी हो जाएगी तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा कि इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी कि सिमिलर एलिमेंट है तो सिमिलर प्रॉपर्टी होगा भी, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन लोगे तो इनकी सारी सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। अच्छा, आपने कभी आइडेंटिकल कोई चीज को देखा है, कोई बता सकते हैं? किसी ने आइडेंटिकल कोई चीज देखा हो तो बताइए। किसी ने नहीं देखा? अरे सबने देखा होगा। आप लोगों को बायोलॉजी में तो बहुत चलता है आइडेंटिकल ट्विंस। अरे कुछ तो बोलिए, सब सो गए हो क्या? नो सर। नो सर। ओके,
ओके ओके ओके। आप लोगों ने चिंकी मिंकी को देखा है? अब मैं थोड़ा हंसाने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग पूरा, यस सर। हाँ यस चिंकी सर। मिंकी, ओके। यस सर। हाँ जैसे, यानी कि हाँ, तो यानी कि जो है चिंकी मिंकी जो होते हैं यानी कि आइडेंटिकल है। हमारी केमिस्ट्री की भाषा में वैसे तो उन दोनों में कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी। कोई जो है किसी को खाना कोई अच्छा पसंद, मतलब किसी को चाउमीन पसंद होगा तो किसी को बर्गर पसंद होगा, तो दोनों को सेम चीजें पसंद नहीं होगी। वो लोग दिखने के लिए जो हमें दिखाते हैं कि यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस है। हो सकता है उनकी सोच भी अलग अलग हो, वो कुछ और सोचती हो चिंकी, कुछ मिंकी कुछ और सोचती हो, तो यानी कि जो है चीजें जो है अलग अलग हो जाती है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि इनकी जो है होती है। तो वही कहता है कि अगर जो आइडेंटिकल है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल होगी। केमिस्ट्री में आइडेंटिकल है तो मतलब उसकी प्रॉपर्टीज जो है आइडेंटिकल होगी। लेकिन फिजिकली हम नहीं कह सकते कि उनकी प्रॉपर्टी जो है सेम है। जैसे कि अगर जो कोई दो जुड़वा भाई है या जो जुड़वा बहन है या चिंकी मिंकी है, तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगे, यानी कि जो है उनकी अगर जो सिमिलर, तो सारी सारी केमिस्ट्री के अनुसार से सारी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि डिफरेंट एटम है, यानी कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है। अगर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो यानी कि डिफरेंट एलिमेंट है। अगर जो डिफरेंट एलिमेंट है तो यानी कि इनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यही बेसिकली वो क्या कहता है, यानी कि इस प्रकार से कहता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट टेक पार्ट्स इन केमिकल कॉम्बिनेशन। यानी कि एटम ही ऐसा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो क्या करता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो है पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यानी कि जो है केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, यानी कि जो है पार्टिसिपेट करता है। Atom of two or more element combine in simple whole number ratio to form a compound। मैंने आपको वहां पे भी बताया था कि जब कंपाउंड के बारे में, कि जो होमोजेनियस हेटेरोजेनियस मिक्सचर कंपाउंड जो होते हैं वो हमेशा एक सिंपल होल रेशियो में बनते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो है H2O 1:8 के रेशियो में बनता है। उसी तरह से हमने क्या करा था, यानी कि जो है आपको जो है जब भी याद रखना कि जो कंपाउंड होते हैं वो होल रेशियो में बनते हैं। और एक और चीज बताया था कि जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो रेशियो होती है वो कैसी होती है, यानी कि फिक्स होती है और होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं ये। ठीक है, यानी कि जो कैसे होते हैं, यानी कि जो है होमोजेनियस होते हैं। एटम कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एटम को ना तो आप बना सकते हो ना ही चेंज कर सकते हो, कब, जब फिजिकल या केमिकल चेंज हो रहा हो, यानी कि रिएक्शन हो रहा हो या फिजिकल चेंज हो रहा है, तब हम लोग जो इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। यानी कि अगर जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें यही तीन चीज होती है, या तो कॉम्बिनेशन होगा या सेपरेशन होगा या रीअरेंजमेंट होगा। यही तीन चीजें जो है यानी कि क्या होती है, यानी कि पॉसिबल होती है। इससे ज्यादा चीजें जो है आप नहीं कर सकते। या तो कंबाइन होगा यानी कि एडिशन रिएक्शन होगा, या सेपरेशन होगा तो यानी कि क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, सॉरी रीअरेंजमेंट में डिस्प्लेसमेंट होता है, और सेपरेशन में यानी कि जो है आप जो है तोड़ देते हो। क्या किसी को समझने में दिक्कत आ रही है, फास्ट चल रहे हैं क्या? अगर जो किसी को लग रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है तो मेरे को बताते चले जाना। किसी को जो है, हाँ, अगर जो किसी को डाउट लग रहा है तो आप लोग जो पूछते चले जाइएगा। ठीक है, सर फिर शर्माना स्टार्ट नहीं। लास्ट चल, वाला। हाँ, लास्ट वाला। हमने कहा कि जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है वो तीन ही चीज होती है, तो कंबाइन होती है यानी कि एडिशन रिएक्शन हो गया, यानी कि सेपरेशन हो गया, यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है सेपरेट कर दिया, यानी कि आप उसको तोड़ दिए, तो यानी कि इस प्रकार से हो गया। रीअरेंजमेंट जो हो यानी क्या हो गया, यानी कि आप जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक जो है इधर से उधर चले जाता है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि ये बेसिकली जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना, यही तीन प्रोसेस होते हैं, कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट। इन्हीं तीन से जो है यानी कि जो है आपके जो है यानी कि सारे रिएक्शन होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं द मेन फेल्यूर ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। एटम वाज नो मोर इंडिविजुअल। बिल्कुल मैंने सही बात कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो डिविजिबल हो गए थे। उन्होंने जो है ज्यादा दिन तक ये उनकी बात सही रही। कौन कौन से में हुए थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो है यानी कि क्या हो गए थे, यानी कि डिवाइड हो गए थे। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर फ्रॉम ईच अदर। उन्होंने जो ये नहीं बताया कि क्यों डिफरेंट एटम डिफरेंट होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन अलग होता है, हीलियम अलग होता है, इसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो सेम होते हैं, तो ये क्यों नहीं जो है यानी कि जो है सिमिलर होते हैं। अगर जब मैं कहूँ कि सबकी बनावट सेल से हुई है, तो देखना किसी की थिंकिंग सोचने की अलग होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की सोचने की थिंकिंग अलग थी, उस समय के बाकी लोगों की थिंकिंग अलग है। यानी कि बेसिकली ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अरेंजमेंट के कारण होता है। यानी कि इस प्रकार से जो है अरेंजमेंट होते हैं, जिस कारण से हम लोग क्या करते हैं, अरेंजमेंट और जो है उसमें बॉन्डिंग किस प्रकार से, इन सब चीजों के कारण जो है उनकी जो मॉलिक्यूल्स की जो पार्ट जो नेचर होता है वो क्या हो जाता है, यानी कि डिफरेंट हो जाता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर जो समझ में यस आई तो सर। बताइए। यस। Yes, sir. ओके, Yes, sir. किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है,
उसके बाद कहता है इट फेल टू एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई एटम एलिमेंट कंबाइन विथ ईच अदर, यानी कि क्यों जो है यानी कि एटम जो है कंबाइन करते हैं। बेसिकली वो एटम कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, अपने आप को स्टेबल कर सके, या फिर अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर सके। जैसे मैं कहूँ, आप लोग जो है यानी कि यहाँ पे नीट की तैयारी करने आए, क्यों आए? क्योंकि आने वाले समय में आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो, यानी कि एनर्जी कम हो, यानी कि आप जो चीज चाहो वो आपका पूरा हो जाए, यानी कि एफर्ट ना डालना पड़े। इसीलिए तो आप लोग अभी क्या कर रहे हो, यानी कि एफर्ट डाल रहे हो। आप अभी जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे, आपके लिए जो है आने वाला समय जो है उतना ज्यादा क्या होगा, यानी कि बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है इट फेल टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड टुगेदर डिफरेंट एटम इन मॉलिक्यूल्स। उनको उस समय नहीं पता था कि किन किन मॉलिक्यूल्स के कारण जो है यानी कि जो जुड़े रहते। जैसे आपको आज पता है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और जो है डायपोल डायपोल बॉन्ड, वंडरवाल बॉन्ड फोर्स। तो यानी कि उस समय उन लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता थी, और उस समय के अनुसार से लोग सोचते थे कि आखिर ये दोनों आखिर चिपक कैसे रहे, यानी कि दोनों जो आपस में बाइंड कैसे हो रहे हैं, इन चीजों के बारे में उनको नहीं पता था। तो ये बाद में जो है यानी कि क्या लगा, यानी कि पता लगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं इट फेल्ड टू एक्सप्लेन गे-लुसाक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, यानी कि जो गे-लुसाक लॉ था उसको भी ये सारी चीजें जो है यानी कि एक्सप्लेन जो है नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद कहता है it did not make any distinction between ultimate particle of element that take part in reaction and the ultimate particle that has independent existence। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि अगर जब मैं कहूं कि H2O2 और से बना, जैसे मैं कहूं कि एक पेज को ऐड कर देता हूं, जैसे ठीक है मेरे पास है, ठीक है जैसे मैं कहूं H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, 2H2O बन रहा है। ठीक है, अब यानी कि जो है यानी कि क्या बन रहा है, ये जो है 2H2 से O2 बन रहा है। अब यानी कि मैंने कहा कि जो हाइड्रोजन की जो कैपेसिटी होती है वो फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ये बर्निंग में हेल्प करता है। ये क्या करता है, बर्निंग में हेल्प करता है, हेल्प इन बर्निंग, या मैं लिख देता हूँ हेल्प इन बर्निंग, हेल्प इन बर्निंग। ठीक है, यानी कि जो बर्निंग में क्या करता है, यानी कि हेल्प करता है। लेकिन क्या ये देखो इसकी बिल्कुल इंटायर प्रॉपर्टी अलग है, हाइड्रोजन की अलग प्रॉपर्टी फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है, लेकिन H2O क्या करता है, यानी कि बुझाने में करता है। यानी कि ये दोनों मिलकर जलते जलाते हैं और ये जाने की जो है बुझा देते हैं। तो वही कहता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज होगी ना एटम से, वो बिल्कुल इंटायरली क्या हो जाएगी, यानी कि डिफरेंट हो जाएगी, किसके अनुसार से, जो उनका प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रकार से जो है उन्होंने ये बातें कही थी। ठीक है, अब उसके बाद जो हम लोग जो है यानी कि एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि एटॉमिक मास, अगर जो किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि ये वाला पार्ट एटॉमिक मास वाला खत्म कर दें, ताकि कि हम लोग भी जो है कुछ हद तक जो है मोल कॉन्सेप्ट कल क्लास में इंट्रोड्यूस कर सके। किसी को अगर जो डाउट हो तो पूछिए, कुछ तो बोलिए, सभी मौन व्रत है क्या? देवियों और सज्जनों प्लीज कुछ तो बोलिए। कुछ नहीं बोलेंगे हम आज सर, क्योंकि हमने आज कसम खाया है कि हमें नीट की जो है दिल्ली में जाना है, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। ओके, एटम एक्सप्लेन कर दो सर। फिर से मेरे को समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो, एटम एक्सप्लेन कर दो सर, गला खराब है आज। ओके, आज आपका गला खराब है, चलिए विक्स की गोली लें और खिच खिच दूर करें। ठीक है, ओके चलिए। और किसी को कुछ, बाकी नो लोग सो सर, गए हैं क्या? नो मैं सर, मजाक कर रहा हूँ नो सर, बेसिकली। नो हाँ, सर, ओके, नो सर। बेसिकली बेटा आप लोग तो मेरे से ज्यादा जानते होगे निशांत। अब मैं तो वैसे ही मजाक में बोल दिया कि, लेकिन आप लोग मेरे से ज्यादा जानते होगे कौन सी बीमारी के लिए कौन सा दवाई खाना चाहिए, कि किस चीज टाइप का प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। मेरे तो बायोलॉजी नील बटा सन्नाटा है, मेरे को 0 नंबर आता था बायोलॉजी में, इसीलिए जो हम लोगों ने बायोलॉजी नहीं पढ़ा। सर मैंने ऑनेस्टी, अच्छा हनी ट्रस्ट खाया है, वेरी गुड, कोई बात नहीं, आप उससे भी जो गला सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, सभी को पारासीटामोल क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। अरे पारासीटामोल तो बुखार के लिए होता है, कि और किसी वर्क के लिए होता है? अरे वो तो बुखार के लिए होता है। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, आप लोगों को इतना पता है, मुझे भी पता है पारासीटामोल जो है बुखार के लिए होता है। चलिए हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जो है एटम के लिए,
तो एटम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग बट जनरली कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एज सच। यानी कि एटम ही, जो मैंने बताया भी था थोड़ा देर पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, कि एटम ही क्या होता है कि यानी कि सबसे छोटा पार्ट होता है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, यानी कि पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अच्छा, एजमोथ्रिसिन खाया करो, ओके वेरी गुड, ठीक है। यानी कि फ्री में नहीं पाया जाता। जैसे कहूं कि ये एच मिल के यानी कि क्या बन जाते हैं, H2 बन जाते हैं, वही कहता है। यानी कि एटम है, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये भी एटम है, ये लेकिन फ्री स्टेट में नहीं रहते, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम जो है फ्री में नहीं रहते। ये दोनों जैसे दिखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यानी आपस में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बना लेंगे। एटम कभी भी फ्री नहीं रहते, क्यों? क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है, दूसरी अनस्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जिस कारण से यहाँ पे क्या करते हैं कि जो है ये जो है मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। उसके बाद देखिए molecules, the smallest particle of substance which has independent existence। यानी कि जो इनकी प्रॉपर्टीज होगी ना स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस की, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि एलिमेंट और कंपाउंड से उनकी जो बनेगी एक नई प्रॉपर्टी बनेगी, उनकी जो है बिल्कुल इंटायर प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि डिफरेंट होती है। देखो एटॉमिक मास, मैं कल के बारे में और ज्यादा बताऊंगा, लेकिन मैं फटाफट से बताता हूँ। एक्चुअली कहानी कहाँ से शुरू होती है कि पहले हम लोग छोटे से एटम का मास कैसे मेजर करें। तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने कहा कि आप हाइड्रोजन एटम का मास यूज करो। तो उन्होंने कहा हाइड्रोजन एटम का मास यूज करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही हाइड्रोजन एटम का मास यूज करना शुरू कर दिया, तो क्या हो गया कि जो छोटे छोटे एलिमेंट थे उनका मास तो बहुत ही अच्छे से मेजर कर रहा था, लेकिन बड़े एलिमेंट का मास ये मेजर नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने कहा कि दूसरे चीज का यूज करना चाहिए। तो उन्होंने ऑक्सीजन का इंट्रोड्यूस किया। ऑक्सीजन बड़े एलिमेंट का तो मास मेजर कर पा रहा था, लेकिन छोटे एलिमेंट का जो है मास क्या कर पा रहा था, मेजर नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से इसको भी हमने क्या कर दिया, रद्द कर दिया। बाद में हमने जो है कार्बन का यूज किया, कार्बन 12 का, और ये जो है यानी कि बड़े एलिमेंट का मास मेजर कर पा रहा था, लेकिन छोटे एलिमेंट का नहीं कर पा रहा था। तो दिक्कत क्या आई कि अब हमें छोटे एलिमेंट का भी मेजर करना है, तो उन्होंने क्या करा कि 1/12 कर दिया। और जैसे ही 1/12 किया तो इसका मास जो आया 1 एटम के बराबर आ गया। और जैसे ही 1 एटम का मास आया तो यानी कि कितना हो जाता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो, यानी कि 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो ये इन्होंने कैसे सोचा होगा कि 1/12 करना है, एक्चुअली जो है उस समय के अनुसार से डजन में सारी चीजें बात करते थे। तो जब डजन में बात करते थे, यानी कि 1 दर्जन में बात करते थे, और जैसे ही 1 दर्जन में बात करते थे तो उनके मन में भी आया क्या पता 1/12 कर दे तो यानी कि जो है हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर आ जाए, या एक एटम के मास के बराबर आ जाए। और उन्होंने ऐसा किया तो यानी कि रियल में जो यानी कि क्या आ गया, इसके मास के बराबर आ गया। वही चीज कहते थे, आपको एक याद रखना, 1 एटम, एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो किसके बराबर हो जाती है, 1.67 इंटू 10⁻24 के। ठीक है, व्हेन इक्विवेलेंट वेट स्केल वाज अल्टर्ड फ्रॉम हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16 द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट इज चेंज। जैसे मैंने कहा कि जो है यानी कि फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन के लिए जो है यानी चेंज करना पड़ा। अगर जब 1/16 इसका करते तो जो है यानी कि क्या हो जाता, यानी कि बिल्कुल सेम आ जाता, लेकिन उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो 116 अगर जो ऑक्सीजन का भी करते तो भी इसका मास कितना आ जाता, 1 एटम के बराबर आ जाता। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर एटॉमिक वेट अगर ऑक्सीजन के हिसाब से निकालते तो वेट ऑफ 1 एटम एलिमेंट और डिवाइडेड क्या कर देते, 116 वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम का निकालते, तो भी जो है यानी कि एक एटम का वेट जो है आ जाता है। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए समय हो चुका होगा, तो आप लोग फटाफट से लैप कीजिए और दूसरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, क्योंकि सर आप लोगों का वेट कर रहे होंगे। ठीक गुड है, नाइट सर। गुड नाइट फटाफट से। सर। गुड गुड नाइट नाइट सर। बेटा, गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट, सर। गुड नाइट गुड सर। नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट रोहित, गुड नाइट। सर क्या आप मुझे चैप्टर से बाहर का क्वेश्चन बता सकते हो? बिल्कुल, आप मेरे 1 मिनट रुकोगे आप? गुड नाइट अर्नब। किसने पूछा है, एक बार मेरे को फिर से बताएंगे? अगर आप मेरे से रुक सकते हैं 1 मिनट के लिए, अभी पूछ सकते हैं। किसने पूछा था, मैंने एक्चुअली देख नहीं पाया। क्या नाम है? शिवम, गुड नाइट। धर्मेंद्र, अच्छा आप धर्मेंद्र ने पूछा, आपने पूछा था? ओके, आपने क्या पूछा कि इससे बाहर का क्वेश्चन मतलब किस सेंस में?
मतलब जो है कि जो क्लास के बाद जो आपको प्रैक्टिस सीट के लिए चाहिए क्या? आपको प्रैक्टिस सीट के लिए चाहिए क्या? धर्मेंद्र, क्या मेरे से फिर व्हाट इज द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक का मतलब होता है जब सिस्टम से एनर्जी निकलती है, यानी कि जैसे मैंने कहा था एग्जॉस्टर से याद रखना, घर के अंदर किचन होते हैं, किचन से हम लोग क्या करते हैं, जैसे गर्म हवा को निकालते हैं, वो एक्सोथर्मिक है। जब आप किसी रिएक्शन में जब एनर्जी देते हो तो एंडोथर्मिक है। अगर जब आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं क्वेश्चन नहीं कर दूंगा, मैं दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, ठीक है। जैसे ये थोड़ी सी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं डेली 10-10 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। यस सर। डेली का होमवर्क। हाँ, ठीक है, तो आप लोग लेफ्ट कर जाइए। आप लोग शायद बायोलॉजी की क्लास होगी, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास होती है आप लोगों की। यस सर। तो मैं भी सबको मेरी तरफ से गुड नाइट, मैं भी लेफ्ट कर जाता हूँ। अगर जो गुड नाइट किसी को सर। कोई डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट।